पॉलिटी का 16th लेक्चर है आज। ठीक है। क्लास 16। आज आज विल बी स्टडिंग अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इमरजेंसी डील्स पार्ट जो है इसका पार्ट 18 है। आर्टिकल 352 टू, ठीक है, 360। आई होप सो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारा पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। If we talk about the emergency provisions have been borrowed from which constitution? See, there are two concepts if we talk about emergency provision. One concept is, ठीक है, one concept is emergency को provoke करना, ठीक है, and the another concept is suspension of fundamental rights। ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि बोथ आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है। इमरजेंसी को प्रोवोक करना, ठीक है, या इन्वोक करना, या एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स एंड दोनों की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। हमने जो बोरो किया है वो बोरो किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को ध्यान रखिए। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बट मोस्ट राइटली इट इज रिगार्डेड विद वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एजेंसी, सो ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। बट इफ वी टॉक अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस, जनरली कभी कभी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी भी बोल दिया जाता है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट एंड करेक्ट टर्मिनोलॉजी। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में होती है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बट दैट डजंट मीन कि वो इमरजेंसी कहलाएगी। ठीक है। इमरजेंसी का कंसेप्ट खुद में कुछ और है। ठीक है। एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स खुद में कुछ और है, क्योंकि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इमरजेंसी जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप सो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि बोथ, जो दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, दोनों का डिफरेंट एक मीनिंग है, डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन, वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किया है इमरजेंसी का। ठीक है। क्लियर है? आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं। समझ आ गया? लेट्स मूव अहेड। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक है। ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके की इमरजेंसी मेंशन है। ठीक है। सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, ये हमारा आर्टिकल 352 में है। दूसरी इमरजेंसी है हमारी स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी, या फिर आप बोल लो इसको प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 356 में है। ठीक है। देन आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 360 में। ठीक है। क्लियर है?
ये जो आर्टिकल्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में, ठीक है, कौन सी इमरजेंसी दे रखी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इनको, आई होप सो कर लिया होगा। चलिए, ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी है तो क्या है, कैसे है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। की अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी है तो ड्यूरेशन है, क्या प्रपोजल होगा, क्या कैबिनेट का रोल होता है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें ये सारी चीज हम इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया। लेट्स मूव अहेड विद नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी को अगर जब हम पढ़ते हैं तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो दो ग्राउंड्स पे इन्वोक हो सकती है। ठीक है, पहला ग्राउंड है हमारा, ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक है, दूसरा है हमारा इंटरनल। यानी कि इंडिया के अंदर जो हो रहा है अगर वो हमारे ग्राउंड्स हैं, ठीक है, तो हम इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे, ठीक है, हम नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिया में के अंदर कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, बट इंडिया का जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अराइज हो रही है। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे इमरजेंसी को इन्वोक कर सकते हैं। समझ गए, नेशनल इमरजेंसी दो वजहों की वजह से क्या कहते हैं इन्वोक की जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यानी कि इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी दैट वाज ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, ये तो क्लियर है। एंड उससे पहले हमारी जो 62 में लगी थी, 171 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, दैट वाज ड्यू टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि 61 में हमारा इंडो चाइना वॉर हो रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद 71 में इंडो पाक वॉर हुआ था। तो इस वजह से एक्सटर्नल जो है हमने फैक्टर्स की वजह से लगा रखी थी। अब बात आती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स ग्राउंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन करे गए कि जिनके बेसिस पे हम नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक कर सकते हैं। आई होप सो यहां तक तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ क्या है हम पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो टर्मिनोलॉजी मेंशन है। वो मेंशन है फॉर वॉर, यानी कि जंग के दौरान, और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये दो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नेशनल इमरजेंसी को हम इन्वोक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? यानी कि फॉर वॉर होगा, इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, वॉर डिक्लेयर ना हो जाए पर किसी कंट्री के साथ एक्सटर्नली एग्रेशन हो जाए। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एग्रेशन हो जाए तो ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हम जो है नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंटरनल की। तो इंटरनल में सिर्फ एक वर्ड मेंशन है, वो है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन से आप लोग आई होप सो मतलब समझते होंगे। एनीवन जिसको आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ना पता हो? ठीक है, यानी कि देश के अंदर, ठीक है, ऐसी हिंसा क्रिएट हो जाए जो कि आर्म्ड का प्रयोग हो जाए जिसके अंदर, ठीक है, आर्म्स का प्रयोग हो जाए। समझ रहे हैं इस बात को? यूसेज ऑफ आर्म्स, ठीक है, यूसेज ऑफ आर्म्स, बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, लोग जो है रिबेल कर दें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड। समझना, आर्म्स का यूसेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा आर्म्ड रिबेलियन हो गया। आर्म्ड रिबेलियन जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। अर्लियर आर्म्ड रिबेलियन की जगह एक वर्ड मेंशन था, इंटरनल डिस्टर्बेंस।
ठीक है, जिसके बेसिस पे इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी 1975 वाली इन्वोक करी थी। समझ रहे हैं? तो जब मोरारजी देसाई इमरजेंसी खत्म होने के बाद बैक टू पावर आए थे, ठीक है, पीएम बने थे, तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिए गए थे उनको एंड किया था। एंड अमंग देम एक हमारा ये था प्रोविजन जिसने नेशनल इमरजेंसी में चेंज किया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक नहीं कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, अब आपको आर्म्ड रिबेलियन होगा सिर्फ तभी, वरना क्या कहते हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होंगे जो पोजीशन होल्ड करते होंगे, बट वो अपने फेवर में इस इंटरनल डिस्टरबेंस पे, इंटरनल इंटरनल डिस्टरबेंस देखिए क्या कहते हैं, बहुत ही इजी टर्म है। आप किसी भी प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो कि इंटरनली डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद वाले जो दंगे हुए थे, दैट वाज इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, पूरे इंडिया में बात करें, अगर हम बात करें क्या कहते हैं खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है, गोल्डन टेम्पल पे जो हुआ था, ठीक है, एंटी सिख राइट्स, दैट वाज आल्सो इंटरनल डिस्टरबेंस। तो ये सारी चीजें इंटरनल डिस्टरबेंस का पार्ट होती हैं। बट क्या नेशनल इमरजेंसी इन्वोक हुई उस टाइम पे? बताइए। ठीक है, हुई क्या नेशनल इमरजेंसी? नहीं इन्वोक हुई, क्योंकि दैट वाज ओनली द इंटरनल डिस्टरबेंस एंड ऑल्सो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि क्यों फिर ये जो है इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई द टर्मिनोलॉजी आर्म्ड रिबेलियन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप सो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है आर्म रिबेलियन। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब बात आती है कि नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है, डिक्लेयर कौन करता है? क्वेश्चन अराइजेस, हु डिक्लेयर्स द नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी हु कैन डिक्लेयर, ठीक है, हु कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वॉर। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक करने के लिए कितने ग्राउंड्स मेंशन है? बताइए। इफ यू वांट टू इन्वोक द नेशनल इमरजेंसी, तो किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी इन्वोक हो सकती है? फॉर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है एक्सटर्नल इंटरनल, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, कि बाइफरकेशन करके बता दिया। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 44। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या वर्ड मेंशन था? ठीक है, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन की जगह कौन सा वर्ड मेंशन था? इंटरनल डिस्टरबेंस। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए क्या एड एंड एडवाइस होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, हु इज द अथॉरिटी जो डिक्लेयर कर रहा है? वो तो हमको पता है ना, एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दी जा रही है। अल्टीमेटली इफ प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करें, ठीक है, तो क्या इमरजेंसी इन्वोक हो सकती है? ठीक है, नहीं हो सकती है। तो अल्टीमेटली हु हैज द अथॉरिटी? ठीक है, तो अब जैसे बहुत सारे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आप मुझसे अगर ये सवाल कर रहे हो, तो अब बात सवाल आती है कि हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है,
प्रेसिडेंट, ठीक है। पर क्या अल्टीमेटली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? नहीं करते हैं। देयर आर सेवरल पोस्टर्स, ये सब बातें हमको करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, और सब सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही तो लिखेंगे हम कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ठीक है। ये थोड़ी ना लिखेंगे कि प्रेसिडेंट का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बता दिया। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड दो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इन रेफरेंस विद नेशनल इमरजेंसी है। पहला तो है हमारा 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये हमारा 1975 का है, ठीक है। फिर है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हमारा 1975 76 का है, ठीक है। हाँ, समझ गए। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1975 की, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से हटा दिया गया था। यानी कि आप अगर नेशनल इमरजेंसी इन्वोक करोगे, ठीक है, तो दैट नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझे मेरी बात को? ठीक है, समझ में आई बात कि व्हाट डिड 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, व्हाई 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इमरजेंसी। हालांकि इस 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हटा दिया गया होगा, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड कर दिया गया था? बताइए। 44th, ठीक है। तो 38 क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है 38? ठीक है, मिनर्वा मिल्स का केस सुना है आपने? हाँ, मिनर्वा मिल्स का केस में ही बोला गया था कि इमरजेंसी कैन ऑल्सो बी चैलेंज, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस। हालांकि वो तो फिर उसके बाद ये 44 से तो हट ही गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, वो प्रोक्लेमेशन कंट्री के पूरे पार्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, मतलब पूरी कंट्री पे भी अप्लाई हो सकता है, और किसी पार्ट पे भी अप्लाई हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? समझे बेटा? ठीक है, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी जो है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वो है, वो जरूरी पूरी कंट्री के लिए तो होती ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है, जैसे कोई प्रेसिडेंट चाहता है कि मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नेशनल इमरजेंसी लगाऊं, तो वो नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। कोई कोई चाहता है कि सिर्फ साउथ में हम लगा दें, तो सिर्फ साउथ में लग सकती है। कोई चाहता है कि हम वेस्ट में लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है कि मल्टीपल स्टेट्स आ जाएंगी, मल्टीपल, साउथ बोल दिया तो मल्टीपल स्टेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जब मल्टीपल स्टेट्स आती हैं तो स्टेट रूल नहीं होता है, एक साथ कई सारी स्टेट में ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है। समझे मेरी बात को? ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोला गया था कि इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी, नॉट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है वो होल कंट्री पे भी लग सकती है, और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ कैबिनेट का, जो आप बोल रहे हैं
एड एंड एडवाइस, रोल ऑफ कैबिनेट। ठीक है, रोल ऑफ कैबिनेट क्या है, नेशनल, ध्यान रखिएगा अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली, ठीक है, रोल ऑफ कैबिनेट इन रेफरेंस विद नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अभी सारी इमरजेंसी के रेफरेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी हमने, देखो ध्यान रखना, यहां से हमने सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पढ़ना शुरू किया है, तो नेशनल इमरजेंसी से ही रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद स्टेट इमरजेंसीज राइट नाउ और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी होगा तो वहां पे स्टेट के कैबिनेट का क्या रोल होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं दैट इज ओनली विद इन रेफरेंस विद नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ कैबिनेट की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, ठीक है, उसमें कैबिनेट का रोल कुछ नहीं बताया गया था। उसमें एज सच बस बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी हु कैन डिक्लेयर दी प्रोक्लेम दी इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारा। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970, जिसमें बोला गया कि कैबिनेट, ठीक है, हैज मैंडेटरी कर दिया गया कि कैबिनेट हैज टू गिव दी रिटन, ठीक है, रिटन में कैबिनेट को देना पड़ेगा, ठीक है, रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिटन में रिकमेंडेशन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, एंड ओनली देन प्रेसिडेंट जो है कैन इन्वोक दी प्रोक्लेम दी नेशनल इमरजेंसी। समझ गए बात को कि रोल ऑफ कैबिनेट क्या, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ओरिजिनली आप सिर्फ वर्बली, कैबिनेट जो है वर्बली पहले प्रेसिडेंट को बोल देता था कि प्लीज डिक्लेयर दी इमरजेंसी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं, ये वाली नेशनल इमरजेंसी ऑफ इंदिरा गांधी रिजाइन की मैं आपको बताऊं, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिनको पता भी नहीं था कि नेशनल इमरजेंसी इन्वोक होने वाली है। ठीक है, मतलब प्रोमिनेंट लीडर्स जो कि कैबिनेट में थे उस टाइम पे, ठीक है, पीएम जी ने कॉल करी, ठीक है, प्रेसिडेंट को, प्लीज इन्वोक दी नेशनल इमरजेंसी, एंड आई गेस प्रेसिडेंट उस टाइम पे शायद इंडिया में थे भी नहीं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट उस टाइम पे ज्ञानी जैल सिंह थे, है ना? नहीं, फखरुद्दीन अली थे, सॉरी, फखरुद्दीन अली। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे भी नहीं इंडिया में, बट उन्होंने स्टिल, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन हाँ ऐसा शायद था स्टोरी है। तो खैर वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो पीएम के कहने पे, ठीक है, इन्वोक कर दी थी, फखरुद्दीन अली थे यहाँ पर। समझ गए? बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई, जिसमें उन्होंने बोला कि कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी प्रेसिडेंट इन्वोक करेंगे, विदाउट रिटर्न रिकमेंडेशन जो है वो इन्वोक नहीं, प्रोक्लेम नहीं की जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। समझे? अब व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड रिटर्न रिकमेंडेशन? रिटर्न रिकमेंडेशन अब जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब रिटर्न में रिकमेंड करेंगे तो आप एक चैनल फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस तो ही फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, अब इफ इन केस की आने वाले टाइम में अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एक्स वाई जेड इमरजेंसी को हमें कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करना हो, तो हम यहाँ पे ये तो बता सकते हैं कि हाँ भाई एक जो प्रोसेस था उसको आपने वॉयलेट किया, आपने या प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो हेंस दिस इमरजेंसी इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो आप उसको नॉट वैलिड डिक्लेयर करवा सकते हैं और इमरजेंसी जो है हमारा खत्म हो सकती है। समझ गए? समझिए मेरी बात को? ठीक है, चलो, तो ये रोल ऑफ कैबिनेट था। तो आई होप सो रोल ऑफ कैबिनेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है, देखो आपने सुना होगा कि इमरजेंसी तो जैसे कॉल करी पीएम जी ने प्रेसिडेंट साहब को कि इमरजेंसी वो कर दी है, प्रेसिडेंट साहब ने एकदम ऑर्डर इशू कर दिया कि हाँ नेशनल इमरजेंसी इशू हो गई है। ठीक है, कैबिनेट का रोल उस टाइम पे था नहीं है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कैबिनेट का रोल आ गया। अब बात आती है कि पार्लियामेंट का क्या होगा? ठीक है, सवाल उठता है कि जब इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी में पार्लियामेंट तो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, वर्किंग में नहीं रहती है ना? ठीक है, तो क्या पार्लियामेंट का क्या रोल है, रोल ऑफ पार्लियामेंट अगर हम बोलें,
ठीक है। और क्या होता है पार्लियामेंट के साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी इन्वोक हो गई, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली क्या लिखा था कि आपको 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर नेशनल इमरजेंसी का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। समझे मेरी बात को? अप्रूवल लेने का मतलब कि आपको पास करवाना पड़ेगा किसी किसी एक तरीके की मेजोरिटी से, है कि नहीं है? बताओ बेटा। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ने पीएम के या कैबिनेट के कहने पे, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक कर दिया। अब इस नेशनल इमरजेंसी को आपको पार्लियामेंट से अप्रूव भी तो कराना होगा। तो ओरिजिनल क्या था कि 2 महीने के अंदर आपको अप्रूव कराना पड़ता था बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय, समझे बात को, बाय सिंपल मेजोरिटी आपको अप्रूव कराना पड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब 44th 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इन रेफरेंस विथ अगर हम बात करें इमरजेंसी की, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। अब नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारे चेंजेस इसलिए किए गए थे क्योंकि 1975 की जो ब्लैक इमरजेंसी भी कहा जाता है, ब्लैक डे भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक रिजाइम भी कहा जाता है, तो वो वैलिड नहीं थी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमने मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो है वो मेंटेन रहे। समझ गए? तो 44 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 मंथ की, तो ध्यान रखना ओरिजिनली 2 मंथ के अंदर आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस 2 मंथ को कर दिया गया 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ, एंड बाय आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी बोथ दी हाउसेस। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी बोथ दी हाउसेस, दोनों में बोथ दी हाउसेस है वैसे तो। ठीक है, और अगर कोई इमरजेंसी 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव नहीं हो पाती है तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? ठीक है, वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है, इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यानी कि रोल ऑफ पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं? ठीक है, कि आपको 1 महीने के अंदर बोथ दी हाउसेस से अप्रूव कराना पड़ेगा, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। पहले सिर्फ सिंपल मेजोरिटी थी। समझ गए? स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में फर्क तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है ना? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है कि नहीं हो जाती है कभी कभी? ठीक है, चलो, तो ये तो आपको पता है कि लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या अब लोकसभा तो परमानेंट हाउस नहीं है, परमानेंट हाउस राज्यसभा है कि नहीं है? बताइए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि बोथ दी हाउसेस की बजाय अब क्या आ जाएगा, राज्यसभा से पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी। समझ गए बात को? ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट बेस्ड आ जाए कि लेट सपोज, मान लेते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1 मंथ के अंदर आपको अप्रूवल चाहिए बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल चाहिए, और मान लेते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? क्वेश्चन आ सकता है कि इस सिनेरियो में क्या होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा बेटा, बताइए? कि आप राज्यसभा से
स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर पास हो जाती है तो वो नेशनल इमरजेंसी वैलिड रहेगी एंड वो हमारा कंटिन्यू रहेगी। आई होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है। नहीं, काफी नहीं है। अगर लोकसभा एग्जिस्टेंस में है तो इट इज मैंडेटरी कि लोकसभा का भी अप्रूवल चाहिए। ठीक है। काफी नहीं बोलेंगे, जब लोकसभा एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है लोकसभा। ठीक है। डिसॉल्व होने का मतलब कि फ्रेश इलेक्शन होगा लोकसभा को कंस्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है। तो लोकसभा जब खत्म हो चुकी है तो, क्योंकि क्या कहते हैं, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। आप जानते हो ये बात, शुरुआत से कंसेप्ट से आपने पढ़ा होगा। ठीक है। समझ गए? तो उस केस में आपको राज्यसभा से मैंडेटरी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। समझ गए? यानी कि जब लोकसभा एग्जिस्टेंस में है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि राज्यसभा इज इनफ। तब आपको। हम्म। हाँ जी, समझ में आ गया ये कंसेप्ट। आगे चलते हैं, चलो। मैसेज आ गया था जरा। ध्यान रखना बेटा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो दो रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ नेशनल इमरजेंसी। पहला रेफरेंस की ओरिजिनली क्या मेंशन था और क्या चेंज हुआ है। ठीक है। और उसी में ही पढ़ाते हुए आपको प्रोसेस भी समझा दे रहा हूँ। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना, कि दो दो चीजें पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रेजेंट की चीज है, लेकिन इफ इन केस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पुराना भी पता होना चाहिए। ठीक है। एंड वही पढ़ाते मैं आपको प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जब होगी, जिब्रान, जब होगी तब आपको उससे भी पास करनी पड़ेगी। हम्म। चलो बेटा, बढ़ाते हैं। ये दो पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है। मेजोरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर सवाल ये भी आ सकता है आपसे कि विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज यूज्ड इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिंपल मेजोरिटी का यूसेज होता है या फिर अपना अपना स्पेशल मेजोरिटी। चलो अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पता है किसी को? क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है या कोई फिक्स ड्यूरेशन है कि सिर्फ उसी ड्यूरेशन ही
उतने ड्यूरेशन के लिए ही नेशनल इमरजेंसी। हम्म। चलो, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओरिजिनली बिफोर बिफोर अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो सकता था। ठीक है, कितना? इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है, बिफोर दी 44th अमेंडमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोला कि इनडेफिनेट पीरियड तो हो सकता है कि 5 साल, 10 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, जब तक आप चाहो, लेकिन कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा हर 6 महीने पर। ठीक है, कंडीशन क्या है? रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एट एवरी 6 मंथ। ये जो 6 मंथ्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ ड्यूरेशन का? क्या हुआ ड्यूरेशन का? ठीक है, चलो, कि 6 मंथ जो है से हर 6 महीने पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर ऐसा समझिए इस चीज को कि नेशनल इमरजेंसी इन्वोक हुई, इन्वोक होने के बाद 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से पास हुई, तो अब 1 मंथ के बाद, पास होने के बाद, कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है कब तक वैलिड रहेगी? ओनली फॉर 6 मंथ्स। समझ गए? यानी कि 6 महीने बाद आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। द मोमेंट आप 6 महीने बाद अप्रूवल लेंगे तो फिर से ये नेशनल इमरजेंसी कब तक के लिए वैलिड रहेगी? अगले 6 महीने तक के लिए। फिर अगले 6 महीने के बाद आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप अप्रूवल लेंगे तो वो अगले 6 महीने के लिए। कंसेप्ट समझे? बताइए। देख, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले इंडेफिनेट पीरियड था। ठीक है, इंडेफिनेट तो खैर अब भी है, लेकिन एक कंडीशन आ गई कि आपको हर 6 महीने। समझ गए बात को बेटा? कोई कंफ्यूजन ड्यूरेशन में? कहेंगे ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, बट वो एक तरीके से आप मान लो कि ड्यूरेशन तो इंडेफिनेट है। ड्यूरेशन क्या होता है कि कब तक लग सकती है? ड्यूरेशन एट अ टाइम 6 मंथ्स है। ठीक है, ड्यूरेशन एट अ टाइम 6 मंथ्स है, बट प्रॉपर अगर ड्यूरेशन, फुल ड्यूरेशन की बात करें तो कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं है, वो इंडेफिनेट पीरियड है। ठीक है, तभी तो बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में सवाल आए तो आप उसी अकॉर्डिंगली इसको आप आंसर कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है, वो अब वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंडेफिनेट भी मिलेगा और आपको 6 मंथ्स भी मिलेंगे, ये मैं बात आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों चीजें दी जाएंगी।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मार्क करना है कि वो 6 मंथ्स की कैटेगरी में आएगा या इंडेफिनेट की कैटेगरी में आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए? अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि 6 मंथ्स का अप्रूवल मिल गया, ठीक है, 6 मंथ्स का अप्रूवल मिल गया और लोकसभा हो जाती है डिसॉल्व। कंडीशन अराइज हो सकती है कि लोकसभा हो गई डिसॉल्व। मान लीजिए कि लोकसभा हो गई डिसॉल्व इस 6 महीने के, ठीक है, अप्रूवल के बाद। तो अब नेक्स्ट महीने के लिए अप्रूवल तो चाहिए होगा 6 महीने बाद, है कि नहीं? ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि नहीं, नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे मान लो ये 6 महीने की इमरजेंसी लगी, ठीक है। अब अब क्या होगा कि 6 महीने के बाद आपको फिर से अप्रूवल लेना है, ठीक है, और है नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि ये जो इमरजेंसी, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 6 महीने हैं, अप्रूवल मिला 6 महीने के लिए और अप्रूवल मिलने के बाद लोकसभा हो गई खत्म। समझे इस बात को? लोकसभा हो गई। तो ये जो 6 महीने वाला जो अप्रूवल है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तक वैलिड रहेगा। समझे? 30 दिन तक वैलिड रहेगा। और 30 दिन के अंदर आपको राज्यसभा से क्या कहते हैं अप्रूवल लेना पड़ेगा फिर से। समझे? आया समझ में? नहीं आया? चलो फिर से समझा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, 6 महीने के नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक सिनेरियो बिल्डअप करता हूं कि उसने अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है, अप्रूवल नहीं लिया, तो कब तक चलेगी? 30 दिन तक चलेगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। 30 डेज चलेगी, ये तो पता है, 1 महीना। ठीक, चलो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने इमरजेंसी अप्रूव, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी 6 महीने के बाद, और 6 महीने के इस ड्यूरेशन के इंटरवल में जो आपका लोकसभा है वो आपकी हो जाती है डिसॉल्व, ठीक है। तो डिसॉल्व जब होगी, जिस दिन लोकसभा डिसॉल्व होगी, उस दिन से कितने दिन तक चलेगी ये इमरजेंसी? 30 दिन तक। समझे? यही तो पहले पढ़ा चुका हूं आपको, यही बात तो मैं आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, कि लोकसभा के डिसॉल्व होते ही 30 दिन तक चलेगी, और आपको अगर फर्दर आपको लेना है तो आपको फिर राज्यसभा से लेना होगा। समझ गए बात को? वही सेम कंसेप्ट है, बस वो यहां पर आ गया है, ठीक है। जो पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, कंसेप्ट का खेल है यहाँ पे इमरजेंसी में, कंसेप्ट का खेल है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको समझ आ गया है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी इन रेफरेंस विद जुडिशियल रिव्यू, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से इम्यून कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से, ठीक है। यानी कि आप 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी का। फिर हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ठीक है। इसमें बोला गया, ठीक है, इस 38th कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हटा दिया गया। समझ गए बात को? ठीक है। और मिनर्वा मिल्स का केस आया, ठीक है, 1980 में। 78 में तो बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। 1980 में मिनर्वा मिल्स का केस आया। मिनर्वा मिल्स ने थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। बोला गया कि आप इमरजेंसी को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड इररिलेवेंस एंड absurdity, ठीक है, मालाफाइड, ठीक है,
absurdity and irrelevance। अगर किसी को लगता है कि ये ग्राउंड्स मेंशन है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, तो उस केस में आप जो है नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज कर सकते हैं, और ये बात हमारी मिनर्वा मिल्स 1980 में बोली गई थी। ठीक है, समझे बात को? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, मिनर्वा मिल्स, मालाफाइड, absurdity, irrelevance। ठीक है, और सेम बात क्या इससे पहले ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1978 में बोल दी गई थी कि क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू के। और क्या बोला गया कि आप जुडिशियल रिव्यू नेशनल इमरजेंसी का कर सकते हैं, और 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है, खत्म कर दिया गया। ठीक है, समझ गए बात को? कोई दिक्कत? जो प्रोविजन ऐड किया गया था 38 से, उस प्रोविजन को 44 से हटा दिया गया। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। ये तो हमने रिवोक कर दिया, वो ये हमने प्रोक्लेम कर दी इमरजेंसी, इन्वोक कर दी। ठीक है, तो इन्वोक का आपको प्रोसेस पता चल गया सारे तरीके से। अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है कि कैसे आप रिवोक कर सकते हैं, कैसे पार्लियामेंट रिवोक कर सकती है। ठीक है, रिवोक का भी तो कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, कि कैसे इमरजेंसी जो है वो खत्म हो सकती है। तो रिवोक, जब जो इन्वोकिंग अथॉरिटी है वही रिवोकिंग अथॉरिटी होगी। समझ रहे हैं बात को? जिसने प्रेसिडेंट ने अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, तो प्रेसिडेंट ही तो होंगे जो नेशनल इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं। बताइए। ठीक है, तो क्या बोला गया कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है टू एंड दी इमरजेंसी। ठीक है, क्या बोला गया कि, और प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेंगे, मतलब कब करेंगे, उस सिनेरियो को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हेन कैन प्रेसिडेंट रिवोक दी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो बात आती है कि लोकसभा, ठीक है, एक रेजोल्यूशन अगर पास करे, ठीक है, लोकसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, तब आप जो है इसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब बात आती है कि कि क्या वो रेजोल्यूशन है जिससे लोकसभा जो है रिवोक कर सकती है। ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन क्या है कि 1/10, ध्यान रखिएगा, 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिटर्न में अगर नोटिस दे दें टू रिवोक, रिटर्न में नोटिस दे दें टू रिवोक दी नेशनल इमरजेंसी, किसको दे दें? स्पीकर को दे दें या फिर प्रेसिडेंट को दे दें। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है, 1/10 मेंबर या तो स्पीकर को दे दें या प्रेसिडेंट को दे दें। ठीक है, और अगर लोकसभा सेशन में ही नहीं है, मान लिया एक कंडीशन, ये तो कॉमन है ना कि लोकसभा सेशन में ही नहीं है, तो लोकसभा जब सेशन में नहीं होगी तो स्पीकर भी नहीं होगा, स्पीकर की पोस्ट नहीं होगी, तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। उस सिनेरियो में डायरेक्ट प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए? और सिंपल मेजोरिटी से क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी से इसको खत्म किया जा सकता है। समझे बात को? समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन? आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे नेशनल इमरजेंसी का कोई रोल नहीं, नहीं, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसमें।
ठीक है। कैसे जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो सकती है, तो प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी जो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक प्रोसेस को ऐड किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक प्रोसेस को ऐड किया था जिसकी वजह से हम नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है। लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसके बेसिस पे आपकी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो सकती है। अब वो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन ये है कि 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा रिटर्न में नोटिस दे दें। ठीक है। जब रिटर्न में नोटिस देंगे तो वो रेजोल्यूशन ही तो कहलाएगा। ठीक है। एक 1/10 मेंबर ऑफ, ठीक है, स्पीकर को दे दें या प्रेसिडेंट को दे दें। अब प्रेसिडेंट को वो डायरेक्टली कब दे सकते हैं? जब लोकसभा सेशन में ना हो। जब लोकसभा सेशन में ना हो। ठीक है। और जब लोकसभा सेशन में होगी तो वो स्पीकर को दे देंगे। समझ गए? जब वो लोकसभा सेशन में नहीं होगी तो कहाँ से देंगे, कहाँ से क्या देंगे यार? ये 1/10 मेंबर लिख के प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन है? देना तो लिखित में ही है ना आपको। ठीक है। या फिर या फिर इसकी जगह एक प्रोसेस, इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जिसको बताया गया है कि आप चाहो तो सिंपल मेजोरिटी से रिवोकेशन का बिल पास करा लो। ठीक है। अगर सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से पास हो जाता है, ठीक है, और राज्यसभा से पास हो जाता है, तो आपका इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, डिसअप्रूव हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, इनके कहने का मतलब है लोकसभा सेशन में ना हो। ठीक है। फिर तो यार प्रोसेस लिखा हुआ नहीं है कि अगर लोकसभा, ठीक है, सेशन में ना हो तब, सेशन में ना हो, सॉरी, मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, आप उस बात की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाएगी तो यार उसका तो प्रोसेस लिखा नहीं है। समझ में आ गया? सिंपल मेजोरिटी वाला। ठीक है। पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी और एक रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए या 1/10 मेंबर लिख के दे दें। ठीक है। आपका रिवोक हो जाएगा लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ, अच्छा एक सेकेंड, आप ऐसा समझ लो कि देर इज, कह सकते हैं हम कि नो पार्लियामेंट ट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रिवोकेशन। समझे बात को? क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर है रिवोकेशन के लिए? नहीं बेटा, रिवोकेशन में क्या होता है ना कि वो इन्वोकेशन में क्या होता है कि राज्यसभा का रोल है, तो यानी कि राज्यसभा, लोकसभा सब मिलके पार्लियामेंट तो ही बनेगी। ठीक है। तो वहां पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी हो जाता है। पर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिवोकेशन पार्लियामेंट्री का अप्रूवल जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इंपॉर्टेंट। समझ गए? अगर लोकसभा ने कह दिया तो हो जाएगी, वरना। ठीक है। समझ गए? चले आगे। अरे भैया, 55 मेंबर हटा नहीं सकते हैं, 55 मेंबर प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, या स्पीकर सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करवाएगा। ठीक है। अगर वो पास हो जाता है
ठीक है, तो ही रिवोक की जाएगी। समझो, यही तो समझा रहा हूं। यानी कि कंडीशन है कि दो लिखना पढ़ के लिख के देंगे, 55 मेंबर जो 1/10 हो गया, लेट सपोज, लिख के देंगे और ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। समझ गए? ठीक है, चलो। अब अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सिनेरियो में। समझे बात को? आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सिनेरियो में। ठीक है, तो 358 जब मैं आपको पढ़ा भी रहा था पहले, तो मैंने आपको बताया होगा, मतलब आर्टिकल 19, इसमें बोला गया है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, समझ गए? सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, और किस कंडीशन में सस्पेंड हो सकते हैं पहले भी मैंने आपको बताया था, पता है किसी को? किस कंडीशन में सस्पेंड हो सकते हैं? वेरी गुड। ठीक है, वॉर का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी इन्वोक होगी, तो ही आपका 358 की वजह से सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 हो जाएगा। आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ये लिखा कहाँ है? आर्टिकल 19 एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी इन्वोक की जाती है, तो ये लिखा कहाँ है? वेरी गुड, 358 में लिखा है। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड है, तो आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर आपका वॉयलेट होगा, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? वेरी गुड। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है मतलब बच्चों के। ठीक है, फिर बात करते हैं 359। ठीक है, 359 बोलता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 359 में क्या बोला गया है? सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट के पास राइट है, ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या राइट है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं 359 के अंदर जो लोगों का, सिटीजन का राइट होता है टू अप्रोच द कोर्ट। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को जब वो सस्पेंड कर सकते हैं कि आप अपना कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं, तो क्या आप फंडामेंटल राइट्स को अवेल करवा पाएंगे? ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान रखना। और बेटा, ये जो मैंने आपको बताया है कि ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब आपका ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जब आपका ये सस्पेंड होगा आर्टिकल 19, तो ये बात पहले ओरिजिनली नहीं थी। ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोली गई है कि आर्टिकल 19 आपका तभी सस्पेंड होगा जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, होगा आपका नेशनल इमरजेंसी। तो ध्यान रखना, आर्म्ड रिबेलियन में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? आर्टिकल 19 आर्म्ड रिबेलियन में सस्पेंड नहीं होगा। मैं सेम बातें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। जब आर्म्ड रिबेलियन से आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, तो ये बात कहाँ लिखी है बताइए? आर्म्ड रिबेलियन से
आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये बात कहाँ लिखी है? ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 358 आर्टिकल में चेंज किया गया, जिसमें ये बात लिखी है कि आर्म्ड रिबेलियन जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी में, इंटरनल इमरजेंसी ऐसी कोई इमरजेंसी एग्जिस्ट करती नहीं है वैसे। नेशनल इमरजेंसी बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स अगर प्रोक्लेम की जाती है, तो इस सिनेरियो में आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो 6 फ्रीडम्स हैं वो सस्पेंड नहीं हो। समझ गए बात को? ठीक है। चलो, अब 44th, हाँ थ्री, सॉरी 359 पढ़ा रहा था यार, कंफ्यूज हो गया। 359, हाँ 358 नहीं, 359। ठीक है, कि आर्म रिबेलियन के बेसिस पे आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये बात 359 में लिखी हुई है। ठीक है। चलो, बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक चीज और बोली गई। ठीक है, क्या बोली गई? कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, एक चीज को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। क्या है वो चीज जिसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? बताइए। वेरी गुड। 20 एंड 21। ठीक है, 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है द मोमेंट। अब आपसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर आपका 20 और 21 सस्पेंड हो जाता है, तो क्या आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम कोर्ट जा सकते हो? पर मैंने तो आपको पढ़ाया है कि कोर्ट, आप कोर्ट अप्रोच करने का जो 32 आर्टिकल है वो तो सस्पेंडेड है, वो तो सस्पेंडेड है, तो कैसे आप जाओगे? वेरी गुड। ठीक है, वो अदर फंडामेंटल राइट्स के लिए है। यानी कि आप, अगर आपके अदर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। द मोमेंट 20 या 21 वायलेट होता है आपका, तो आप फॉरेन कोर्ट जा सकते हैं। समझ गए बात को? यही कंसेप्ट है। ठीक है, यही कंसेप्ट है। जिसके समझ में आ गया, मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? और ये बात ये बात बोली कौन से अमेंडमेंट में गई थी? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? ठीक, वेरी गुड। तो कंसेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है, इंशाल्लाह इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ भी सवाल आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। चलो, आगे चलते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल, प्रेसिडेंट रूल भी जिसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल बोल लो, स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं, या फिर आर्टिकल 356। बच्चों, ठीक है, अब जो है हम स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी था, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। अब स्टेट इमरजेंसी, आपको बेसिक बेसिक ये तो पता होगा कि स्टेट इमरजेंसी में जब अगर इन्वोक कर दी जाती है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जितना भी वर्किंग है वो सेंटर के पास चली जाती है ना? ये नॉर्मल लेमन चीजें तो आपको पता होंगी। ठीक है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि स्टेट इमरजेंसी का बेसिक बेसिक क्या मतलब होता है, कि जब जो है जो है आपका स्टेट जो है वो फिर सेंटर रन करेगी। अब बात आती है कि क्या ग्राउंड्स हैं, क्या ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पे स्टेट इमरजेंसी को इन्वोक किया जा सकता है?
बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा एक ही ग्राउंड है। ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी को इन्वोक करने के लिए एक ही ग्राउंड है, वो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब क्या समझते हो आप? कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है। देयरफॉर क्या होता है उस सिनेरियो में? उस सिनेरियो में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। आई होप सो बच्चों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो, तो 356। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे इन्वोक हो सकता है, तो कौन इन्वोक कर सकता है प्रेसिडेंट रूल? बताइए। हु हैज द अथॉरिटी? वेरी गुड। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी जो कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, बट ठीक है, गवर्नर की एडवाइस पे। ठीक है, गवर्नर की एडवाइस पे। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन विद और विदाउट गवर्नर की एडवाइस पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, विद और विदाउट। असल में गवर्नर एडवाइज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। गवर्नर एडवाइज नहीं करते हैं, गवर्नर एक रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो गवर्नर एक रिपोर्ट देते हैं जिसके बेसिस पे आपकी स्टेट इमरजेंसी जो है वो इन्वोक हो जाती है। अब क्या होता है कि गवर्नर रिपोर्ट जो है ना, वो मैटर करती है, एडवाइस नहीं होता है, तो एडवाइस जो है इज नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अप्रूवल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूवल की अगर हम बात करें तो आप बेटा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बार बार में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, अब उसको ध्यान से सुनना। अप्रूवल की अगर हम बात करें तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब सिंपल मेजोरिटी बेटा कहाँ चाहिए होगी, चलो आप ये बताओ। कहाँ चाहिए होगी? भाई, भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वाली बात है कि स्टेट इमरजेंसी जब क्या कहते हैं इन्वोक की जा रही है तो स्टेट की असेंबली तो खत्म हो गई। भाई स्टेट इनसफिशिएंट थी, ठीक है, रन करने में स्टेट को। तो रन कौन करती है? वहां की स्टेट असेंबली तो ही रन करती है। जब स्टेट असेंबली रन नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। सेंट्रल ने अपने कंट्रोल में ले लिया तो स्टेट की गवर्नमेंट से ही थोड़ी ना पूछेंगे कि पास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कॉमन सेंस। स्टेट की गवर्नमेंट तो फेल ही कर देगी, डिनाई कर देगी, पास कर देगी। क्या कहते हैं ये अपना अपना बिल मेजोरिटी से, सिंपल क्या स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। स्टेट की असेंबली चाहेगी क्या कि उस स्टेट में ये लगे प्रेसिडेंट रूल? खुद बताइए, ये तो कॉमन सेंस है आपका। ठीक है, स्टेट असेंबली लगने का मतलब स्टेट की असेंबलीज, प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब स्टेट की असेंबलीज खत्म। ठीक है, खत्म, उसका कोई रोल नहीं बचा। खत्म मतलब खत्म। दे आर इनसफिशियंट टू रन दी स्टेट, तभी तो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अपने अंडर लिया है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है विद अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स सिंपल मेजोरिटी
ठीक है, कहां से? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है टाइम ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पे टाइम क्या था नेशनल इमरजेंसी में? ठीक, चलो। अब नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था कि क्या कहते हैं, इनडेफिनेट ड्यूरेशन है, हर 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए, यही तो बताया था। बताइए। ठीक है, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो स्टेट इमरजेंसी में ये सिस्टम नहीं है। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि आप इनिशियली इनिशियली 6 मंथ्स के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इनिशियली 6 मंथ के लिए आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेबल है कब तक? ओनली फॉर 3 इयर्स। ठीक है, एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स। और इस 6 मंथ का, ठीक है, अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब ये 6 मंथ एक्सपायर होने के बाद अगर आपको और प्रेसिडेंट रूल लगाना है और टाइम के लिए, तो आपको क्या कहते हैं, अप्रूवल चाहिए होगा एट एवरी 6 मंथ, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। समझे बात को? बात को समझ आई बेटा? ठीक है, 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा अनदर 6 महीने के लिए। अनदर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। द मोमेंट ये छः 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 छः, अरे रुको रुको।
स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट समझ आ गया तो जो समझा रहा था? ठीक है। चलो, बाकी स्टेट इमरजेंसी को क्या हम रिव्यू कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? ये बताइए। हाँ, कैन स्टेट इमरजेंसी बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यस। एंड दिस वाज सेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? चेक 44। तो अगर हम रिवोकेशन की बात करें, तो हु इज द अथॉरिटी हु कैन रिवोक द स्टेट इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। समझ गए बात को? पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल से अगर कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। ठीक है। कहीं कोई कोई जरूरत नहीं है। बाकी स्टेट इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो एसआर बोमई का केस जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1994 का केस है। ठीक है। 1994 का केस है। और इसी केस में बोला गया कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो हमारा जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आती है। ठीक है। तो बेसिकली, अच्छा, एक एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या ग्राउंड बताया था बेटा स्टेट इमरजेंसी का? क्या ग्राउंड्स बताया था, किन ग्राउंड्स पर प्रोक्लेम की जा सकती है स्टेट इमरजेंसी? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। अच्छा, अब एक कंडीशन मैं आपसे पूछता हूँ। कंसेप्ट कंसेप्ट बेस्ड कंडीशन है। मान लीजिए इलेक्शन होता है, स्टेट में इलेक्शन होता है। ठीक है। इलेक्शन होने के बाद कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है। कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या गवर्नर? फिर इनने सुनने वाली बात करी है। यही तो मैं सिचुएशन दे रहा हूं कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ ही नहीं पा रही है, चाहे कोलेशन हो, बन ही नहीं पा रहा है आपस में सहमति कि कोलेशन से सरकार बन पाए। ठीक है। सब अपना अपना अलग अलग है और काफी टाइम बीत चुका है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है। इस सिचुएशन को आप बोलोगे नहीं बोलोगे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म? बताइए। क्या आप इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर पा रहे हैं स्टेट के अंदर? यही तो कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। और इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल। क्या होगा इस सिचुएशन में? प्रेसिडेंट हंग पार्लियामेंट का नाम सुना है? HUNG, हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट किसको बोला जाता है? इसी सिचुएशन को तो बोला जाता है जो मैंने आपको बताई। समझे बात को? अच्छा, हाँ, याद आ गया। जब बताई तब याद नहीं था। ठीक है। तो सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहां पे इंपोज हुई थी? पंजाब में हुई थी 1951 में। ठीक है। सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहां पे हुई थी? पंजाब में। ठीक है। और
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसी दो स्टेट्स हैं जहां पे आज तक प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुआ है। समझ गए बात को? 1951। ठीक है। छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर दी ओनली टू स्टेट्स जहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं हुआ है। चलो, अब चलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक तो ध्यान रखना, आर्टिकल 360 में है और आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इम्पोज हुई है। ठीक है। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। स्टेट इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेशनल इमरजेंसी 3 बार इम्पोज हुई है। 61। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार इन्वोक हुई है? 3 बार इन्वोक हुई है। कब कब इन्वोक हुई है? 62, 71 और 75। 62, 71, 62 में हमारा इंडो चाइना वॉर था। 71 में इंडो पाक वॉर था। और 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ठीक है। 62, 71, 75, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया का क्रेडिट अगर इंक्रीज हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो इन सिचुएशन में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में पार्लियामेंट अप्रूवल की अगर हम बात करें तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए विद इन 2 मंथ्स। ठीक है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। विद इन 2 मंथ्स के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है। क्रेडिट ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया की जो बोरोइंग्स है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उस सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी करनी होगी। ठीक है। चलो, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट ड्यूरेशन है, डेप्थ, हाँ, जिसको बोलते हैं इनडेफिनेट ड्यूरेशन है। ठीक है। इनडेफिनेट ड्यूरेशन, हाँ, बोथ दी हाउसेज। भैया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल का क्या मतलब होता है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल का मतलब बोथ दी हाउसेज होगा कि नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है। रिवोकेशन की बात करें तो पार्लियामेंट रिवोक कर सकते हैं। वो रिवोकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं और पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है। समझ गए? प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं विदाउट। ठीक है। और आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इम्पोज हुई नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता क्या है? ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सैलरी रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। समझ गए? नहीं, कुछ कुछ परमिशन वर्मिशन नहीं चाहिए। ठीक है। इंडेफिनेट पीरियड है। ठीक है। अनटिल रिवोक तक, जब तक रिवोक नहीं होती है तब तक इंडेफिनेट पीरियड चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक पास क्यों नहीं हुई है? क्योंकि सबसे पहले एमपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह खत्म हो जाएगी। समझे? फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं पास हुई है आज तक? जबकि 1991 में
सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी थी इंडिया में, है ना? पता है 1991 इंडियन इकोनॉमी को लिबरेट किया गया था। हमारे पास महज 10-15 दिन का ही क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल बचा था, एलपीजी जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, समझे? तब भी क्या कहते हैं, इंडिया ने फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं करी। तो आप इसके पीछे की रीजनिंग